हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लानिंग चैप्टर और आज ही कर देंगे इसे फिनिश। मतलब ये आपकी वन शॉट वीडियो रहने वाली है बिकॉज हमने चैप्टर 1, 2 ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सब किया हुआ था, लेकिन प्लानिंग की वीडियो अपलोड नहीं थी। आज हम प्लानिंग को करेंगे क्योंकि इसमें बहुत, देखो चैप्टर ये इजी है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चों को बेटा इसमें आते हैं डाउट। छोटे मोटे डाउट आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ प्लान में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लिमिटेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट तो करेंगे ही, साथ में बेटा मैं कुछ केस स्टडीज भी आपको करवाऊंगा। वैसे चांसेस है कि यहां से स्ट्रेट क्वेश्चन ही आपका बनेगा, बट स्ट्रेट क्वेश्चन तो देखो करना आसान होता है, वो आपको बस लर्निंग करना है, लेकिन केस स्टडी में आप करते हो गलतियां। तो केस स्टडीज भी आज हम इसके साथ करेंगे कवर। तो करते हैं बेटा फटाफट स्टार्ट। तो देखो बेटा, आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को प्लानिंग के। ध्यान से देखो, मैंने बुक भी रखी हुई है साथ में। जो जो बुक में इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या केस स्टडी में हमें लिखना है। पहले तो एक बात याद रखो, स्ट्रेट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया 24 मार्क्स के स्ट्रेट क्वेश्चन भी आते हैं। तो हो सकता है प्लानिंग का क्वेश्चन, चांस है कि स्ट्रेट क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा हो रखा है। तो अभी पहले समझते हैं पॉइंट टू वाइज। याद रखना, पेन कॉपी रख के बैठो, अदरवाइज जो आपके पास बुक है वो रख के बैठो। अब देखो, बुक बहुत सारे राइटर्स की है, पूनम गांधी हो, जिया दलगो, सुभाष डे हो, कई बच्चों के पास एनसीईआरटी होगी, कई के पास आर के सिंगला होगी। बट अगर आप नोट्स के लिए नोटबुक लेके बैठोगे, साथ में साथ साथ लिखते रहोगे सर क्या लिखवा रहे हैं, तो वो पॉइंट्स आपको केस स्टडीज करने में, एमसीक्यूज करने में हेल्प करेंगे। तो देखो पहले समझते हैं। देखो, नाम चैप्टर का है प्लानिंग। 1 महीने से 2 महीने से आप हर बच्चा प्लानिंग कर रहा है। मैं कह रहा, और मैं तो बोलूं सीधे वर्ड से बोलूं तो आप बचपन से हर बच्चा, हर इंसान प्लानिंग ही कर रहा होता है। देखो आज की जो डेट है, आज जिस दिन पे मैं वीडियो बना रहा हूं है काफी लेट, तो लेकिन कब बना रहा हूं मैं? 8 फरवरी को। ठीक है, और 8 फरवरी को मुझे लग रहा है, 8 फरवरी को मुझे लग रहा है कि मेरे बीएसटी के बोर्ड के एग्जाम में आउट ऑफ 80 मेरे 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है, बट मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि एडवांस में मैं अभी सोच रहा हूं कि पेपर है 22 फरवरी को, तो मेरे पास जो 22 फरवरी से 8 फरवरी से 22 फरवरी का जो गैप है, 22 फरवरी तक अगर मैं सही से पढ़ूं, ठीक है, तो क्या ये मेरे मार्क्स 80 में से 70 प्लस हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं। तो अभी मैं कहां पे हूं? 80 में से 50 पे। और कहा मुझे पहुंचना है? 80 में से 70 में। तो इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच में जो गैप है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, इसके बीच के जो गैप को कौन फुलफिल करता है बेटा? प्लानिंग। इसी गैप को, इसी जो आपका ये एक तरह से गैप को मैं गोल भी बोल सकता हूं कि मेरे अभी मैं यहां हूं और मेरा गोल है यहां पहुंचने का। तो इस गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करता है? प्लानिंग। एक तो ये आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ गए आप, लेकिन इसका एमसीक्यू आ जाता है। प्लानिंग फुलफिल द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। और अगर मैं इसका एक और मीनिंग पर जाऊं, बुक की लैंग्वेज में जाऊं कि बुक में और क्या लिखा हुआ है, तो प्लानिंग क्या है? देखो, मैं एडवांस में सोच रहा हूं, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना। क्या सोचना? सर सोचते तो सारे हैं, 3 से 4 चीजें हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वट इज टू बी डन, कि क्या करना है। पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरा गोल क्या है। जब तक मेरा गोल ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट किस काम का? आप सबने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम कर ही इसलिए रहे होते हैं कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। इसके बाद हाउ इट इज टू बी डन, ये कैसे होगा? भाई ये तो सोच लिया गोल अचीव करना है, कैसे करूंगा? ये 50 से 70 पे जाना है, तो क्या करूंगा? 90 प्लस क्लासेस की वीडियो देखूंगा, केस स्टडीज करूंगा, लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करूंगा, तो वो हो गया। इसके बाद व्हेन इट इज टू बी डन,
कब करना है, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे, 10 दिन बाद एग्जाम है आपके। तो क्या अगर मान लो कोई बच्चा 8 फरवरी की जगह 8 जनवरी पे होता तो उसके बाद ज्यादा टाइम होता, तो हो सकता है वो 1 फरवरी से स्टार्ट कर सकता था कि मैं 22 दिन में अपने बीएसटी खत्म कर दूंगा। जो 8 फरवरी में हो सकता है वो अभी भी ये सोच रहा हो कि मैं 10 से पढ़ूंगा। हो सकता है कोई सोच रहा हो मैं 15 से दिन रात एक लगा दूंगा और 1 हफ्ते में कर लूंगा। तो कब करना है बहुत जरूरी है ये भी। अगर आप बाद में करोगे तो भी आप पीछे रह जाओगे, बहुत जल्दी करोगे तो हो सकता है आपने पढ़ा था 3rd चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट, वो चेंज हो जाएगा, तो आपके जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी। इसके बाद बाय whom इट शुड बी डन, कौन करेगा, किससे करवाना है। कोई काम है, मान लो आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी है, आपने वही जैसे वीडियोस देखनी है, किस टीचर की देखूं, इतने सारे टीचर्स हैं, मेरे को सैंपल पेपर करना है, कौन से सैंपल पेपर से करूं, तो बाय होम किससे करना है वो काम। ठीक है, तो ये आता है प्लानिंग के अंदर की थिंकिंग एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इसे बोलते हैं बेटा प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका मीनिंग, बहुत इजीली समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसके आते हैं हम फीचर्स पे। फीचर्स बोलो या फिर क्या बोलते हैं इसे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। इन पे आते हैं हम फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपका केस स्टडी में भी बन सकता है और अलग से भी बन सकता है। अब देखो पहला फीचर क्या है, देखो मैं बुक से ही पढ़ रहा हूं ताकि आपके पास भी जो बुक हो उससे रिलेट कर सको। और एक बात जरूर याद रखना बेटा, आप कहीं से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई नोट से पढ़ो, जो उसमें एग्जाम्पल जितने ज्यादा दे रखे हो उतना बेटर है, उतना ज्यादा उस एग्जाम्पल्स को पढ़ो। बिकॉज जो एग्जाम्पल में केस बना होता है या जो भी एग्जाम्पल दिया होता है वो ही आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब आ जाओ जी कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो पहला क्या है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, या फिर प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बात एक ही हो गई, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ये। अब ये तो हमने हर चैप्टर में पढ़ा है, जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस मोटिव से कर रहे हैं कि हमारा जो गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ठीक है, अब प्लानिंग हेल्प कैसे करता है, देखो सबसे मेन है प्लानिंग, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अभी ये बात इंट्रो में ही करनी चाहिए थी लेकिन अभी यहां करते हैं। ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, फीचर्स में भी अभी ये आएगा आपका। बिकॉज जब तक आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है, जब तक आप एक प्लान नहीं बनाओगे तो आगे के फंक्शन आप कर ही नहीं सकते। जब तक आपने माइंड में सोचा नहीं कि मेरे को 50 से 70 में जाना है तो कैसे जाना है, वो प्लान ही नहीं बनाया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, ऐसे ही फोकस करता है कि जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा से ज्यादा अचीव हो सके। अब ये वर्ड्स याद रखना, लाइनें याद रखना, बिकॉज अभी जब हम केस स्टडीज करेंगे, आज इसमें हम केस स्टडीज भी करने वाले हैं वीडियो में कवर लास्ट में, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। आ गया अभी जो मैंने आपको बोला था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ किसका, मैनेजमेंट का, कि जो प्लानिंग है वो सबसे पहले की जाएगी। मैनेजमेंट के इतने सारे फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, इतने सारे फंक्शन है। ठीक है, कंट्रोलिंग तक आपके यही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लान करोगे, क्योंकि प्लान होगा उसी के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, उसी के अकॉर्डिंग लोग लाओगे, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दोगे, उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करोगे। और कंट्रोलिंग और प्लानिंग में तो बहुत ज्यादा लिंक है, जब कंट्रोलिंग चैप्टर पे आप आओगे वहां पे सीखोगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लानिंग आपको करना होता है। एक तरह से प्लानिंग जो है वो बेसिस है ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस हैं उनका क्या है, ये बेस है। यहां से आपका एमसीक्यू बन जाता है।
और एक लाइन और आ जाती है कभी कभी पेपर में कि इसको प्रेमिसी ऑफ प्लानिंग, ये वर्ड भी आ सकता है। ये क्या होता है इसको समझो। देखो एक लाइन में पढ़ रहा हूं बुक में से, ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान। कि और जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस, प्लानिंग के फंक्शंस, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लान के ऊपर। मतलब मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लानिंग के ऊपर। जो भी प्लानिंग का फ्रेमवर्क है, जो भी मैंने प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग बाकी जितने भी फंक्शन है उन्हें काम करना पड़ेगा। अगर मैंने प्लान बनाया है कि मेरे को भाई आईटी सेक्टर में जाना है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो मेरे को जो स्टाफिंग करनी होगी वो भी तो आईटी सेक्टर के लोगों की करूंगा ना, क्योंकि मेरे प्लान में यही है कि मुझे आईटी सेक्टर में जाना है। आगे आते हैं नेक्स्ट में, थर्ड पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, भैया ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर से ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, एवरीवेयर। जो प्लानिंग है वो हर जगह है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे एक स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एक पॉलिटिशियन हो, एक कोई भी इंसान हो, मतलब बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो प्लानिंग तो सबको ही करनी पड़ती है। और चाहे वो कोई भी तरह का काम कर रहा हो, चाहे वो सोशल वर्क कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक वर्क कर रहा है, पॉलिटिकल वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, प्लानिंग सबको करनी ही पड़ेगी। और वो एक, अगर हम बिजनेस की बात करें तो चाहे वो किसी लेवल पे भी हो, चाहे वो बेटा टॉप लेवल का पर्सन हो, चाहे वो मिडिल लेवल का पर्सन हो, या फिर वो लोअर लेवल का पर्सन है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। प्लानिंग का टाइप चेंज हो जाएगा, प्लानिंग हमने अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लानिंग सबको करनी ही पड़ती है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस है, कभी भी खत्म नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है ये कि प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती। जब आप 9th में थे तो आपका प्लान था कि बस मुझे पास होना है। अब 10th में आए तब आपका प्लान चेंज हुआ कि भैया बोर्ड्स है, मेरे को इतना तो परसेंटेज लानी है कि मेरे को एक स्पेसिफिक स्ट्रीम मिल सके। 11th में फिर आप पास वाले में आ गए, अब फिर आप 12th में आए हो, अब आपका अलग प्लान है। इसके बाद आप करोगे सीयूईटी, या कोई बच्चा सीए करेगा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, तब आपकी प्लानिंग फिर चेंज हो जाएगी। तो प्लानिंग कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, हाँ, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होते रहता है। जैसे जैसे हमारे गोल अचीव होते रहते हैं, एक गोल अचीव हुआ, नया गोल आया, तो नए गोल में क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे प्लान में। क्या सेम प्लान चलेगा या प्लान चेंज होगा? लेकिन प्लानिंग कभी रुकेगी नहीं, कॉन्टिन्यूस आपकी चलती रहेगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, प्लानिंग इज डायनेमिक इन नेचर। सॉरी, प्लानिंग पहले ये वाला नहीं है, पहले है आपका प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। अब फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर। अब प्लानिंग आप किस चीज की करोगे, फ्यूचर की करोगे ना, पास्ट की थोड़ा ना करोगे। पास्ट का तो सिर्फ क्या होता है, रिग्रेट होता है, प्लानिंग तो होती ही नहीं हमसे, ठीक है। तो अब रिग्रेट ना किया जाए फ्यूचर में, तो इसलिए प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में हमारे क्या गोल है, क्या हमें लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। वैसे भी प्लानिंग चैप्टर देखा जाए तो बेटा बहुत इजी है, ठीक है। 6 मार्क्स की करीब इसकी वेटेज है, 4 to 6। नेक्स्ट आते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग है उसमें हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। किस टाइप का डिसीजन, जो भी हमारा गोल होगा, जो भी हमने आगे सोचा हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव है। अभी आपको मैंने क्या एग्जांपल दिया, अभी आप 50 नंबर पे हो, आप चाहते हो मेरे को 70 पे जाना है, तो आपने एक डिसीजन लिया ना कि आज से मैं पढ़ूंगा, आज से इंस्टा स्नैप बंद, ठीक है, रात को चैटे बंद,
तो उसमें आप क्या करोगे, डिसीजन लिया। सबसे पहले डिसीजन लेना ही मेन है, क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप प्लान बनाओगे किस चीज के लिए। एक डिसीजन होगा तभी आप प्लान बना पाओगे। और आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी होंगे, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे इस गोल को अचीव करने के। तो उसमें आप एक डिसीजन लोगे कि मेरे को कौन सा तरीका अपनाना है। जैसे अभी मैंने बोला कि आज 8 फरवरी है, तो हो सकता है एक बच्चा 8 फरवरी से पढ़ने लग जाए, एक बोले नहीं जी मैं तो वैलेंटाइन के बाद ही पढ़ूंगा, एक कह रहा नहीं मैं तो 3 दिन पहले ही पढ़ूंगा, दिन में 10-10 घंटे पढ़ के पढ़ूंगा। तो डिसीजन तो तीनों ही बंदे ले रहे हैं ना। तो प्लानिंग ही जो होती है वो डिसीजन लेने में हेल्प आपको करती है। ठीक है, बहुत बेसिक था। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। और वो तो हम बड़े वाले मेंटल है, कॉमर्स स्टूडेंट है तो मेंटल तो होना ही पड़ेगा। आगे जाके देश कौन चलाएगा, बिजनेसमैन कौन बनेगा, हम। अब मेंटल एक्सरसाइज कैसे है भैया, इसी प्लानिंग में तो आप सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो। एक प्लान करने में आपकी नींदें उड़ जाती हैं। ठीक है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, आपको कितने रिसर्च करने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना पड़ता है कि क्या आपका विजन है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ, कि अभी मैं कहा हूं, मेरे को कहाँ पहुंचना है, क्या पता इस डेज की जो हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी से या 22 फरवरी तक का जो आपका टाइम है, बीच में आपके घर में कोई शादी है नहीं है, तो आपको मेंटली डिसीजन लेना पड़ता है बहुत क्रिटिकली। तो वह क्या है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बेटा। खत्म, फीचर्स हो गए बेटे हमारे फिनिश। अब आते हैं आगे। फीचर्स के बाद है इसकी आपकी इंपॉर्टेंस। क्या है, इंपॉर्टेंस। अब जो इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंस को कैसे करना है, क्या पॉइंट्स है इसमें। हालांकि इंपॉर्टेंस से यहां से क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन करनी तो बेटा हमें सारी ही पड़ेगी। तो देखो बेटा, अब इंपॉर्टेंस में सारी लिख रहा हूं पहले एक बार, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंस है। जैसे पहली है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग होती है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सेकंड है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है, जो प्लानिंग है वो क्या रिड्यूस कर देता है, अनसर्टिनिटी का रिस्क रिड्यूस कर देता है। देन थर्ड आपका रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जो प्लानिंग होता है वो रिड्यूस कर देता है वेस्टफुल एक्टिविटीज को, कि एक काम बार बार 2 बार ना हो। इसके बाद है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग की वजह से ही हमें नए नए आइडियाज आते हैं, इनोवेट आइडियाज आते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फैसिलिटेट, ये हमने ऑलरेडी थोड़ा सा फीचर्स में देख लिया है, डिसीजन मेकिंग। और लास्ट है हमारा प्लानिंग स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अभी मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा रिलेशन होता है। तो आप ध्यान से समझना। पहले आते हैं पहले पॉइंट में। देखो, जब भी आपका कोई प्लान है, कोई एक्शन है, वो आप जब तक आपने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी, जो हमने इतने सारे वर्ड पढ़े थे कि व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, ये वर्ड पढ़े हमने। तो ये हमें डायरेक्शन ही तो दे रहे हैं ना, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो एक आपको डायरेक्शन मिल गई कि इस डायरेक्शन में आपने काम करना है। और प्लानिंग में आपका ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, आपको पहले से पता है गोल क्या है। तो आपके एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर के लिए एक काम करना, एक डायरेक्शन में काम करना, जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम रहेगा, सही रहेगा।
तो उसमें ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि आप अपने सही डायरेक्शन की तरफ जाओ बेटा। सेकंड है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आज किसी चीज की डिमांड है, कल किसी और चीज की डिमांड होगी, लेकिन याद रखना तो प्लानिंग हेल्प तो करता है कि वो जो रिस्क है कि कल को बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा, उसको इस जो रिस्क है उसको ये सिर्फ क्या करता है, रिड्यूस करता है, पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकता। प्लानिंग सिर्फ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, लेकिन जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहोगे अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है। ये वर्ड, ये जो लाइन है कि प्लानिंग रिड्यूस रिस्क नॉट एलिमिनेट इट, ये इसके ऊपर आपका कमेंट आ सकता है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आ सकता है 3 to 4 पॉइंट में, तो उसमें आपने ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करके समझाना है बेटा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इट कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान। हम प्लान बना के चल सकते हैं कि कल को ऐसा होगा तो हम अपने बिजनेस में ये चेंजेस कर लेंगे, लेकिन पूरी तरह रिड्यूस नहीं कर सकते रिस्क को। नेक्स्ट क्या आया, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर आपने एक प्लान बना ही नहीं रखा तो हो सकता है आपके बिजनेस में एक काम, एक एक्टिविटी दो दो बार हो रही हो। एक काम आपने बोला, जैसे घर में होता है, कोई शादी का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो एक चीज दो बार आ जाती है, या फिर कई बार एक भी बार नहीं आती कि मैंने तो इसे बोला था, मैंने बोला था ये ला रहा है, मुझे लगा पापा ला रहे हैं, मुझे लगा भाई ला रहा है। लेकिन अगर आपने प्लानिंग करी है तो एक काम ना तो आपका एक्स्ट्रा होगा, ना वो छूटेगा, ना कोई वेस्टफुल एक्टिविटी होगी, जिससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और गोल को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी बेटा। नेक्स्ट आते हैं, प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। सब प्लानिंग में ही आप सोचते हो। देखो सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, वही वाला अपना 8 फरवरी से 22 फरवरी, बार बार ये एग्जांपल लूंगा ताकि आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, 9 से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि 22 फरवरी के पास आपके पास बहुत टाइम है, चाहे आप मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, लेकिन 22 फरवरी का पहला जो आपका पड़ाव है वो अच्छा जाना चाहिए। अब इस 22 फरवरी से 8 फरवरी से 22 फरवरी तक आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, मैं सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर कर लेता हूँ, या सिर्फ केस स्टडी कर लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, पूरी बुक पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। तो नए नए आइडियाज आते हैं प्लानिंग की वजह से। जब भी आप कोई अपना गोल सोच रहे हो, एडवांस में थिंकिंग कर रहे हो ना, अभी हमने कहा था थिंकिंग इन एडवांस, तो जब आप सोचोगे तो नए नए आइडियाज लाओगे, उसमें मेन काम ये होता है, मेंटल एक्सरसाइज में तो यही था ना कि सोचना, तो आप नए नए आइडियाज इन्वेंट करते हो थ्रू प्लानिंग, जिसमें क्रिएटिविटी लगाते हो, इनोवेशन तो कर ही रहे हैं, और भी रिलेटेड चीजें आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट आओ बेटा, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब फिर से वही बात आ गई, अभी हम प्लानिंग के प्रोसेस में जाएंगे। जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। वही एग्जांपल, 50 से 80 पे जाना है, 70 पे जाना है, चीटिंग करके भी जा सकते हैं, पीछे वाले से अच्छी दोस्ती करके भी जा सकते हैं अगर पीछे वाला पढ़ने वाला है। इसके अलावा आप खुद मेहनत करके भी जा सकते हो, रात को जाग के पढ़ो, दिन में पढ़ो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अब इतने सारे ऑल्टरनेटिव है, अप्लाई तो आप एक ही करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा 2 अप्लाई कर दोगे। तो डिसीजन मेकिंग करने में कि क्या डिसीजन सही है क्या नहीं है, कौन सा मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट बैठ रहा है, वो क्या हेल्प करता है, हमारा प्लानिंग उसमें हेल्प करता है। ये जो ऑल्टरनेटिव वाला पॉइंट है, ये भी हम प्रोसेस में पढ़ेंगे फुल डिटेल में, क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। अब आते हैं लास्ट में, इट स्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब जो भी आपने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, गोल सेट किया है, ठीक है, मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो एम है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस स्टैंडर्ड के पास रहे, इससे ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। लेकिन भैया आप स्टैंडर्ड आपने कहाँ सेट किया, प्लानिंग में। जब तक आपने प्लान ही नहीं बनाया प्लानिंग में कि मेरे मार्क्स पूरे 12th में जितने भी मैंने टेस्ट दिए, स्कूल के पेपर्स दिए, 80% से कम नहीं होने चाहिए,
अब अगर आपके 70 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्शन लोगे कि क्यों कम आ रहे हैं, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? एक आपको एक स्टैंडर्ड मिला हुआ है कि 80% से कम नहीं आना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड कहां से मिला? जब आपने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, एक गोल अपना सेट किया। तो कंट्रोलिंग को कंट्रोल आप तभी करोगे ना जब आपके पास स्टैंडर्ड है, वरना कंपेयर ही किससे करोगे? तो उसमें ये आपको हेल्प करता है बेटा। हो गई इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो उस पे लिख लो पेपर में मिलेंगे, क्योंकि वो पेपर में जरूर आता ही आता है। और वो क्या है? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ये आपको पेपर में जरूर मिलने वाला है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। और अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में, सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसकी प्लानिंग में, मतलब जिस फंक्शन की लिमिटेशन है। अगर आपको एक बड़ी सी केस स्टडी दिख रही है और उस केस स्टडी में नीचे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द लिमिटेशन, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द फंक्शन डिस्कस्ड इन द अबव केस, तो आपने सोचना ही नहीं है, मतलब वो प्लानिंग की ही बात कर रहा है, प्लानिंग फंक्शन की बात कर रहा है, और उसकी लिमिटेशन वो आपसे पूछ रहा है। तो पहली लिमिटेशन, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग में रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब जो चेंज नहीं हो सकता जल्दी। आपने एक प्लान बनाया, आपने इतना रिसर्च करा, इतने कॉस्ट लगाई, इतना टाइम लगाया अपना, तो उसमें अब आपने अपने प्लान पे अब चल रहे हो, और आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकता है चेंज हो जाए, ये तो हमने पढ़ा है, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो आप एक टाइम, उस टाइम अपने प्लान को एकदम से चेंज नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है हो सकता है पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव चला जाए। तो ये है कि इसमें की वजह से आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते अगर आप एक ही प्लान को फॉलो कर रहे हो कॉन्टिन्यूस, उसमें चेंजेस नहीं ला रहे। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हो जो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब क्या था, जो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पे प्लानिंग में हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, में वर्ड है यहाँ पे, हो सकता है काम ना करे। आपने एक प्लान बनाया कि मैं इस तरह से एक जगह, आपको एक मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचना था, आपने प्लान बनाया, लेकिन वो जो जगह है वहां पे कभी भी एनवायरमेंट चेंज होता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी आंधी आ जाती है, तो आप प्लान तो बना के चल ही नहीं सकते। हो सकता है जो आपने प्लान बनाया वो फेल हो जाए, क्योंकि आप फोरकास्ट तो कर नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हो जो बार बार चेंज होता रहता है, तो वहां पे हो सकता है आप जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर लो, वो काम ना आए। जैसे ही आप प्लान इंप्लीमेंट करो, आपका जो एनवायरमेंट है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब ये पॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत फर्स्ट वाले से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें भी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है, और यहाँ पे क्या है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? टॉप लेवल ने मिडल लेवल को प्लान बना के दे दिया, भैया इसे एग्जीक्यूट कर दो। अब टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया, हो सकता है उससे बेटर प्लान मिडल लेवल वाले के पास हो, उसके पास और अच्छे सजेशन हो, लेकिन वो उससे मांग ही नहीं रहा। वो कह रहे जी हमें जो जो प्लान बना हुआ है, मिला हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो जिसकी वजह से अब उन्होंने, मिडिल लेवल वालों ने इनिशिएटिव लेना ही बंद कर दिया, सोचना ही, क्रिएटिविटी करना ही बंद कर दिया। तो जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ऐसा बहुत बार होता है, हमारी रियल लाइफ में भी होता है, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारे बिजनेस है उसमें होता है। जब हमें एक प्लान मिल जाता है तो हम उसी पे स्ट्रिक्ट रहते हैं कई बार, जिसकी वजह से हम और अपना अलग से सोचना ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम और अटेम्प्ट लगाते ही नहीं। हम कहते हैं कि हमें प्लान मिल गया, जैसे आपको एक नोट्स मिल गए बने बनाए, अब आप उसी नोट से पढ़ी जा रहे हो, अपना दिमाग लगा नहीं रहे कि क्या ये नोट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ
क्या इससे अच्छा पढ़ना मेरे लिए बुक ही नहीं था कि इतने सारे पेजेस के नोट्स हैं? इससे अच्छा तो मैं बुक ही पढ़ लेता, तो मेरी बुक भी कवर हो जाती। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें प्लान बना बनाया मिल जाता है तो हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हम उसी को फॉलो करने में लगे रहते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स भी लगते हैं, आपको पूरा एनवायरनमेंट को रीड करना पड़ता है, जिसमें टाइम भी लगता है। अभी टाइम तो वाला जो पॉइंट है वो वैसे अलग से दिया हुआ है, ठीक है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। और अगर आपका एक प्लान फेल हो गया, फिर आपको दोबारा से प्लान बनाना है, दोबारा से इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, दोबारा से फ्रेमवर्क बनाने हैं, दोबारा से उसका इन्वेस्टिगेशन करानी है, पायलट सर्वे करवाने हैं, तो जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसकी वजह से कई बार प्लानिंग की ये लिमिटेशन है कि कौन दोबारा करवाएगा, कौन प्लान बनाएगा, इतना तो खर्चा ही हो जाना है, तो लोग दोबारा करते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। राइटिंग को क्या हो गया ये मेरी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अभी मैंने आपको बताया एक प्लान को बनाने में अगर आप चाहते हो कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो, आपको रिजल्ट दे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए कि जिस गोल को मैं अचीव करना जा रहा हूं उस गोल से रिलेटेड सारा डेटा होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या अभी चल रहा है मार्केट में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, कितनी बड़ी मार्केट है, वो सब होना चाहिए। अपने एग्जाम्पल पे लेते हैं, जो हम 50 से 70 मार्क्स पे जा रहे हैं, तो कैसे पहुंचोगे 50 से 70 पे? आपके पास डेटा होना चाहिए कि मेरे जो ये 50 मार्क्स आए तो इसमें मैंने कितना पढ़ा हुआ था, कितना नहीं पढ़ा हुआ था, मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं, मेरे को 70 तक पहुंचना है, तो एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आइडेंटिफाई करना। तो इसमें क्या लगेगा, आपका टाइम लगेगा, और इसी से रिलेटेड था कॉस्ट भी लगेगी। हो सकता है आप लास्ट ईयर के पेपर प्रिंट करवाओ, नोट्स प्रिंट करवाओ, उसमें खर्चा लगेगा बेटा आपका। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है कि आपने प्लान बनाया है तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपका प्लान जो है वो कामयाब होगा ही होगा। इसलिए बोला जाता है जो भी प्लान बनाया जाए उससे पहले टेस्ट करो। एक वर्ड आपने 11th में पढ़ा था, पायलट सर्वे, कि उसका एक छोटा सा सर्वे करवाओ कि ये जो प्लान है ये कितना वर्क कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया लो, पुराने प्लानिंग जो प्लान्स बने हुए हैं उसको अप्लाई करके देखो, उनमें क्या कमियां थी वो देखो, तब आप जाके एक प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसमें भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बेटा ये वाला, जो केस स्टडी की बात कर रहा हूं पूछ लेते हैं, एक आपका फर्स्ट वाला और रिड्यूस क्रिएटिविटी वाला, ये 3 पॉइंट बहुत बार पूछ लेते हैं। मोस्टली ये भी होता है कि प्लानिंग की लिमिटेशन आपसे स्ट्रेट पूछ ली जाए, स्ट्रेट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 4 मार्क्स में, फिर उसमें आप अपनी मर्जी से कोई सी भी कर सकते हो, जैसे ये इजी है, ये इजी है, ये वाली आप एक्सप्लेन कर सकते हो गई लिमिटेशन भी। अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, बहुत सिंपल प्रोसेस है प्लानिंग का, इससे इजी प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। प्लानिंग प्रोसेस, अब ध्यान से समझना, प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एक तरह से गोल्स, पहला, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमिसिस, प्रीमिसिस को आप अजम्पशन लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई
ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट, implementing द प्लान। और नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। अब बहुत एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे जाना है, मान लेते हैं मैं हूं दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली में। मुझे पहुंचना है मुंबई। ठीक है, छोटी जगह पे जाते हैं अभी मुंबई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी देखो जो मैंने लाइन बोली उसी में मेरा पहला काम हो गया, पहला प्रोसेस का काम हो गया कि मैं दिल्ली में हूं और मुझे कहां पहुंचना है, मुंबई। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि मैं अभी कहां हूं और मुझे कहां पहुंचना है। उसे कहते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वांटिटेटिव में भी हो सकता है, क्वालिटी में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां से यहां पहुंचना, अब इसमें कोई क्वांटिटी थोड़ा है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी सेल्स 25% से बढ़ानी है मेरे को, तो ये मेरा क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा। नेक्स्ट आते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मुंबई पहुंचना है, तो मुंबई जाने के लिए कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। वहां पे गर्मी होगी, मान लेते हैं मैं जून जुलाई में जा रहा हूं, तो वहां पे गर्मी होगी, वहां पे बहुत क्राउड होगा। ठीक है, अगर मैंने जो भी मेरा गोल है उसको अचीव करने के लिए जो मेरे को अजम्पशन लेनी पड़ रही है पहले से ही माइंड में, जो मैं फ्यूचर को थोड़ा सा रीड करके उसका रिसर्च करके पहले से ही अजम्पशन बना के चल रहा हूं, तो उसे क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस या फिर डेवलपिंग अजम्पशन। ये हम कैसे करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को रीड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने पहले सोच लिया कि भाई जून जुलाई है, बहुत गर्मी होगी या बहुत बारिश होगी, जगह जगह पानी भरा होगा मुंबई में, तो वो मैंने पहले से ही अज्यूम कर लिया, अभी मैं गया भी नहीं हूं, अभी मैंने इंप्लीमेंट भी नहीं किया प्लान को, तो वो किसके अंदर आता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब इसके बाद अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरे को मुंबई पहुंचना कैसे है। क्या मैं ट्रेन से जाऊं, क्या मैं सीधा फ्लाइट लेके जाऊं, ठीक है, दिमाग खराब हो गया, पैदल ही निकल गया हूं, या मैं अपनी कार लेके जाऊं, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं ना। तो जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, कितने कोर्स ऑफ एक्शन हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ठीक है, कि ऐसे भी जा सकता हूं, कार से भी, वॉक करके भी, साइकिल चला के भी, ट्रेन से भी, फ्लाइट से भी। वो होता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बेटा। अब इसके बाद अब मैं देख रहा हूं कि भाई ट्रेन से जाऊंगा तो 2 दिन लगेंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपेंस है वो कम आएगा। अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा आने वाले हैं। अगर मैं वॉक करके जाऊंगा तो 1 जीवन लगेगा, मतलब शायद 1 महीना लगेगा, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो जब मैं इन सारे ऑल्टरनेटिव जितने भी ये मेरे कोर्स हैं, इनको मैं जब इवेल्युएट करता हूं कि क्या किसके बेनिफिट है, क्या किसके डीमेरिट्स हैं, मेरिट डीमेरिट्स देख रहा हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी, तो वो होता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई सबसे बेस्ट है ट्रेन से जाओ, सो के जाओ, स्लीपर बुक करो एसी में। तो जब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे ट्रेन से जाना है, जो मेरे को बेस्ट तरीका लग रहा है, तो उसे कहते हैं सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जो मेरे को आइडियल प्लान लग रहा है वो हो गया। इसके बाद मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई, इंप्लीमेंट किया और निकल गया। फॉलो अप एक्शन मतलब इंप्लीमेंट तो कर दिया, अब भाई जितने टाइम में मेरे को पहुंचना है उसी के अकॉर्डिंग पहुंचू ना। जो एक्शन
जो मेरा वो है प्लान मैंने बनाया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करूं तो फॉलो अप एक्शन होता है। मेरी परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बाद में ट्रेन की जगह मैं फ्लाइट पे जा रहा हूँ इमरजेंसी में, ऐसा नहीं। तो ये होता है आपका प्लानिंग प्रोसेस बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लेता है। लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो इतना टफ नहीं है, वो है आपका टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, पहले बात देखो, एक बात और मैं बोल दूं, और मैं बार बार बहुत सारी चीजें जैसे आपको बोल रहा हूं कि टफ नहीं है, पर मैं एक बात और जोड़ दूं कि बहुत ज्यादा टफ है। टफ उस बच्चे के लिए है जो सिर्फ बुक पढ़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। टफ इजी उसके लिए है जिसने बुक पढ़ी, बुक के साथ नोट्स बनाए या बुक में हाईलाइट करा हुआ है चीजों को, और साथ में केस स्टडीज करी। केस स्टडीज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बेटा। अगर आप केस स्टडीज नहीं कर रहे हो, जितने मर्जी आप बुक पढ़ लो, आपके मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि आप उस विजन से, उस तरीके से सोच ही नहीं पाओगे कि सीबीएसई इस क्वेश्चन में मेरे से पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगर मैं पैटर्न की बात करूं, आपके पैटर्न बहुत इजी रहने वाला है। 80 में से 20 तो एमसीक्यू है, 24 मार्क्स के आपके स्ट्रेट क्वेश्चन है। लेकिन जो ये 36 मार्क्स हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 70+ चाहिए, तो इसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। इसमें आपको लैंग्वेज में काम करना है। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एमसीक्यू का एक एक लाइन पता होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट का ही खेल है। तो करते हैं अब अपने लास्ट टॉपिक को, जो क्या है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। तो देखो बेटा, अब जो हमारे प्लान है वो हमारे दो टाइप के प्लान है। कितने टाइप के प्लान है? दो टाइप के। एक होता है सिंगल यूज प्लान, कोई रोएगा नहीं सिंगल वर्ड सुनने के बाद, कोई नहीं, फरवरी चल रही है, कोई रोएगा नहीं। अगला है स्टैंडिंग प्लान, स्टैंड रहना है, खड़े रहना है, अकेले ही खड़े रहो, पर खड़े रहो जिंदगी में। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, पहले ये समझो। तो इसका नाम से ही पता लग रहा है, इसको सही कर देते हैं दोबारा जरा। सिंगल लोगों को खुद ही सही होना पड़ता है। सिंगल यूज प्लान, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा प्लान जो एक ही बार बना है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बना है। क्या है ये, किस लिए बना है? ये वन टाइम है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कि जब वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तो ये प्लान भी खत्म हो जाएगा। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है भाई, वर्ल्ड कप आया तो वर्ल्ड कप के लिए अलग प्लान बनाते होंगे, T20 वर्ल्ड कप के लिए अलग, ओडीआई के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग। अब आपके बोर्ड के एग्जाम आए तो आप अलग प्लान बनाओगे, आपका कॉलेज आएगा तो आप अलग प्लान बनाओगे। लेकिन अगर आपने एक शेड्यूल बना रखा है कि मैं 2 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे वो मेरे 12th के बोर्ड हो, चाहे मेरे कॉलेज के पेपर हो, चाहे मेरा CUT हो, तो वो आप 2 घंटे चेंज नहीं कर रहे, वो 2 घंटे फिक्स है। वो आता है स्टैंडिंग प्लान में, जो रेगुलर बेसिस पे ओवर अ पीरियड चलता रहेगा, जो सेम रहेगा, रेगुलर रहेगा ओवर अ पीरियड। मतलब आपने अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि मैं रात को 8 से 10 पढ़ूंगा, 10 से 12 पढ़ूंगा। अब उसमें क्या पढ़ रहे हो वो अलग है, वो सिंगल यूज प्लान है कि अभी मैं 12th का पढ़ता हूँ, अभी BST पढ़ता हूँ, आगे BST के बाद मैं मैथ्स पढ़ूंगा या इको पढ़ूंगा या अकाउंट्स पढ़ूंगा। सिंगल यूज प्लान मतलब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा। ये जो होता है ये रिपीट नहीं होता, क्योंकि ये जैसे आपका गोल चेंज होगा ये भी चेंज होगा। ये रिपीट होता है बार बार, कि आप जो है 2 घंटे पढ़ रहे हो, 8 से 10 टाइम फिक्स है, वो आपका सोच लो 10th से चल रहा है, आपने वो स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ पढ़ने का, वो तो स्टैंडिंग प्लान हो गया ना, चेंज नहीं हो रहा। लेकिन सब्जेक्ट बार बार चेंज हो रहे हैं, अलग तरीके से पढ़ रहे हो, वो आपका सिंगल यूज प्लान हो गया। आगे इसमें क्या लिखा है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हो सकता है 1 डे की हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, लिमिटेड होती है। लेकिन ये जो है ये रेगुलर लॉन्ग टर्म तक चलता है, क्योंकि ये डेली रूटीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेली रूटीन के लिए ये आपका रहता है बेटा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
अब ये जो है ये फिनिश हो जाता है या फिर डिस्कार्ड हो जाता है। क्या डिस्कार्ड हो जाएगा? जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्या कंप्लीट हो जाएगा? आपका जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। लेकिन ये डिस्कार्ड नहीं होता, ये डिस्कार्ड नहीं होता, ये चलता रहता है ओवर एंड ओवर, ये कभी भी खत्म नहीं होता। डिस्कार्डेड ये नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा? नेसेसरी चीजें डेली जो है वो चाहे, देखो स्कूल आप जा रहे हो, स्कूल जाना स्टैंडिंग प्लान है, जा ही रहे हो ना 15 साल से। लेकिन आप पहले अलग किताब लेके जाते थे, फिर अलग किताब लेके जाने लगे, डेज सब्जेक्ट वाइज अलग होने लगे आपके, आज कौन सा पीरियड है, तो वो सिंगल यूज हो गया कि आपको डेली चेंज करना पड़ेगा, हर साल चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब इनके टाइप्स हैं कि सिंगल यूज के अलग टाइप्स हैं। सिंगल यूज में आता है आपका एक तो बजट, प्रोग्राम, और स्टैंडिंग में आते हैं आपके जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये सारे, ये अलग अलग टाइप है। सिंगल के ये हैं और स्टैंडिंग के ये सारे हैं। सिंगल में कम है, स्टैंडिंग में ज्यादा है। तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या सिंगल होता है, क्या स्टैंडिंग में कौन कौन से उनके डिटेल में। तो आते हैं, देखो पहला स्टार्ट करते हैं बेटा। जो पहला है वो है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव होता क्या है? इसे हम बोल सकते हैं ये हमारे एंड रिजल्ट है, कि जो मेरा गोल है, एंड रिजल्ट में चाहता क्या हूं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। जो हम अचीव करना चाहते हैं, किसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं? मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, मैनेजमेंट के जो भी ऑपरेशंस होंगे, बाय थ्रू ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उससे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव एक तरह से कह सकते हैं फ्यूचर के लिए होते हैं, क्योंकि हम जो भी गोल बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए बनाते हैं। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे सेल इंक्रीज करनी है, इसमें कुछ एग्जांपल भी है, देखो आपको दिखाता हूं। इंक्रीजिंग द सेल बाय 10% ऑब्जेक्टिव है। क्रॉसिंग 40,000 मार्क इन टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल ही है, 40 करोड़ की सेल करनी है। तो ये सब ये आपके ऑब्जेक्टिव है। एंड रिजल्ट, अब आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, एंड रिजल्ट। ये वर्ड ही आएगा और आपको आइडेंटिफाई उसी टाइम पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक वर्ड और आ सकता है, गाइड। ये आपका गाइड है कि आपने कहां पहुंचना है, वेयर यू वांट टू रीच, क्योंकि वो भी हमारा एंड रिजल्ट है। तो वो हमारा किसके अंदर आता है बेटा? ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं स्ट्रेटेजी में। आपको अभी मैंने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो सेल्स हैं वो 20% से इंक्रीज हो जाए। ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब ये सेल्स 20% कैसे होगी? हाउ, कैसे मैं अचीव करूंगा, अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकलूंगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में देखो क्या है? स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द बोर्ड कॉन्ट्रीवर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। की सिंपल भाषा में समझो, ये एक तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करते हो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसे मैं कैसे वो करूंगा, अचीव करूंगा, या जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मैं कैसे आगे निकलूंगा, जो चैलेंजेस मेरे आएंगे उनको मैं कैसे टैकल यहाँ पे करके चलूंगा बेटा, वो होती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच लड़ रही है, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें मैच को जीतना है। लेकिन उस मैच को जीतने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है? कि क्या मैं पहले बैटिंग करूंगा, पहले बॉलिंग करूंगा, क्या करूंगा? तो वो आता है स्ट्रेटेजी के अंदर। अब स्ट्रेटेजी में आपने कौन से वर्ड्स याद रखने हैं? कॉम्पिटिटर वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होगा अगर स्ट्रेटेजी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने वर्ड याद रखने हैं।
और स्ट्रेटेजी बहुत सारे टाइप की होती है कि आपके कस्टमर कौन है, प्राइसिंग क्या रखनी है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कैसे आपने उसको मार्केटिंग करना है, ये सब स्ट्रेटेजी के अंदर आपका आता है बेटा। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है ध्यान से समझना। पॉलिसी में क्या लिखा है, मैं वर्ड्स लिख रहा हूं यहां से, ये जर्नल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? जर्नल स्टेटमेंट होती है जो गाइड करती है फॉर, अरे ये क्या हो गया, रुको, जो गाइड करती है फॉर डिसीजन मेकिंग। किसमें गाइड करती है? डिसीजन मेकिंग। या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग पॉलिसी होती है कि हमारी कोई अगर सिचुएशन आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो ये एक तरह से जर्नल स्टेटमेंट है, रेडीमेड स्टेटमेंट है, जिसको आपको बस फॉलो करना होता है ताकि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे एक डिसीजन ले सको। आपने कहीं से कोई प्रोडक्ट लिया, वो खराब निकल गया, अब आप उसकी कंप्लेंट करोगे तो कंपनी वाले कहेंगे सर आप ये फॉर्म भर दो। आप कहोगे मैं फॉर्म क्यों भरूं? तो कंपनी कहेगी जी हमारी पॉलिसी है, हमने एक पहले से ही कहते हैं कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि अगर कल को कोई कंप्लेंट करेगा तो उसको ये स्टेप करना ही पड़ेगा कि उसको स्टेप 1 में एक फॉर्म भरना पड़ेगा, स्टेप 2 में उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी और प्रोडक्ट से रिलेटेड की क्या प्रॉब्लम आई। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है वो हमें पॉलिसी पहले से ही बताती है। कि एक मैनेजर को पैरामीटर दे देती है कि अगर ये होगा तो ऐसे करना है, ये करना है तो क्या होगा। तो एक तरह से गाइड कर रही है वो आपके मैनेजर को बेटा। कोई देखो जैसे इसमें एग्जांपल है, पॉलिसी ऑफ अ स्कूल टू गिव एडमिशन टू दो स्टूडेंट हु सिक्योर्ड मोर देन 85% मार्क्स। अब ये पहले से पॉलिसी बनी हुई है कि जिनके 85% मार्क्स आएंगे, जो भी लास्ट क्लास उनकी है, हम सिर्फ उन्हीं को एडमिशन देंगे। जैसे आपके स्कूल में भी होता है कि 10th के बोर्ड में आपके अगर 60% मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 60%, तो आपको आर्ट्स मिलेगी। 60 से 80 आई है तो मान लो आपको कॉमर्स मिलेगी। 80 अबव आए हैं तो आपको साइंस मिलेगी। कुछ कुछ स्कूल में ऐसा होता है। तो ये उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है। पर याद रखना पॉलिसी जो है इट कैन बी चेंज, पॉलिसी चेंज की जा सकती है कुछ सर्कमस्टेंसेस में। अब ये लाइन क्यों बोल रहा हूं, अभी जब हम अगला पढ़ेंगे रूल, तो पॉलिसी और रूल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर रूल भी तो यही है कि रेड लाइट पार नहीं करनी, लेकिन रूल चेंज नहीं होता। रूल सबके लिए क्या रहता है? सेम रहता है। पॉलिसी चेंज हो सकती है। रूल में अभी पढ़ेंगे उसमें पनिशमेंट होती है, पॉलिसी में कोई पनिशमेंट नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। और जो पॉलिसी है वो हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, कि जैसे आप देखो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, कास्ट कैटेगरी होती है, उसमें आपका एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है, जनरल होता है, ये होता है। अब अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो जनरल की कैटेगरी अलग है, जनरल के लिए पॉलिसी अलग है, इसके लिए पॉलिसी अलग है। पॉलिसी चेंज भी होती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन रूल कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये होती है आपकी पॉलिसी। अब आते हैं आगे। अब है बेटा पहले प्रोसीजर। क्या है? पहले है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर क्या होता है? ये हमें स्टेप्स बताता है टू कैरी आउट एक्टिविटीज। याद रखना इसके साथ एक वर्ड हो रहा है विद इन पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, उसमें कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है कि हाँ हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर देंगे अगर ये जो भी हमारा कंडीशन है वो फुलफिल होती है। अब वो जो कंडीशन है उसके स्टेप्स होंगे कि आपने पहले ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एक तरह का प्रोसीजर बताया जा रहा है कि कैसे आपको क्या करना है। डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन बता दी गई कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, वो किसके अंदर आएगा? प्रोसीजर के अंदर आएगा। जो पॉलिसी था ये जो है एक तरह का, ये आपका पॉलिसी का पास हो गया। और
सॉरी प्रोसीजर का पार्ट हो गया। और पॉलिसी क्या थी कि हम चेंज कर देंगे, आप ये प्रोसीजर फॉलो करो सर, तो हम कर देंगे, ये फॉर्म भरो, ये करो, बस आपका काम हो जाएगा। वो आता है पॉलिसी के अंदर। और याद रखना जो पॉलिसी होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्या हो गया? क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोसीजर है वो हमेशा एक स्टेप्स में फॉलो होता है। आपने चाय बनानी है, भाई चाय बनाने के लिए पहले गैस चलाओगे ना, फिर उसमें पानी डालोगे, चाय डालोगे, चीनी डालोगे, तो एक प्रोसीजर का स्टेप्स होगा। तो प्रोसीजर जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल वाइज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। स्टेप 1 कंप्लीट होगा तभी आप स्टेप 2 में आओगे, ऐसा नहीं है सीधे स्टेप 4 में आप चले गए। ये हो गया बेटा प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रोसीजर के बाद आता है आपका मेथड। अब मेथड और प्रोसीजर में बच्चे गलती करते हैं। क्या आता है? मेथड। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला आपको क्या बनानी है, चाय। तो चाय बनाने का पहला प्रोसीजर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको गैस जलानी है। ठीक है, अब भाई गैस चलानी है वो प्रोसीजर का पहला स्टेप है। गैस कैसे चलानी है? माचिस से चलानी है। कोई इतना कलाकार है लाइटर से चला रहा है, उससे लाइटर से जला रहा है आपका, और वो क्या होता है आपका माचिस हो गया, कोयल से जला रहा है, किससे जला रहा है? तो वो हो गया मेथड में कि उस मेथड को करना कैसे है। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया किसी टास्क को, जो एक टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको जो आपने परफॉर्म करना है उसके अलग अलग मेथड होंगे ना। आपको किसी ने बोला कंप्लेंट कर दो, वो प्रोसीजर हो गया कि आप कंप्लेंट करो, हम आपके सुनेंगे। लेकिन कंप्लेंट कैसे करनी है? ऑनलाइन करनी है, कॉल करके करनी है, ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप पे फोटो भेजनी है, कैसे करना है? तो वो आएगा मेथड के अंदर। और वो आपको कह रहा है जी हमें तो रिटर्न में ही चाहिए, तो रिटर्न एक तरह का मेथड हो गया। अब वो कह रहा है मेरे को वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं आपका ईमेल में भी दो, तो मेथड हो गया। तो मेथड क्या है? एक तरीके को, एक काम को परफॉर्म करना, एक टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, वो होता है। और मेथड आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका टाइम सेव कर रहा हो, आपका मनी सेव कर रहा हो, और आपके एफर्ट्स भी सेव कर रहा हो। फालतू का मेथड नहीं होना चाहिए। अगर फालतू का है तो उसे हटा दो। हमेशा आपका मेथड ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्या बढ़ा रहा हो, एफिशिएंसी बढ़ा रहा हो। ठीक है, समझ गए? ये हो गया मेथड। मेथड और प्रोसीजर का डिफरेंस आपने अच्छे से पढ़ना है, मतलब इन सबका ही पढ़ना है, पर इनमें क्या होता है जब डिफरेंस आता है तो बच्चे गलत लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके बाद है आपका रूल। के बाद है आपका रूल। अभी मैंने आपको पॉलिसी बताया था, अब मैं बता रहा हूं रूल। रूल हमें स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट बताई जाती है कि किस चीज की स्टेटमेंट होती है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, और व्हाट इज नॉट टू बी डन, और क्या नहीं करना। ये हमें कौन बताते हैं? रूल बताते हैं कि रेड लाइट पे रुकना है, ठीक है, रेड लाइट पे क्रॉस नहीं करनी रेड लाइट, बट नॉट टू बी डन। तो रूल हमें एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बताते हैं कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें क्या करना है। कंफ्यूज मत होना पॉलिसी में भी। अब बार बार मैं बोल रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज बेटा हो जाते हैं। ठीक है, रूल जो है ना उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबके लिए सेम है, सबको ही रेड लाइट पे रुकना होता है। एक्सेप्शन अलग बात है कि एम्बुलेंस जा रही है तो अलग बात है, लेकिन रूल तो यही है ना कि सबको रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है। अगर आप नहीं रुकते हो तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। आप पे क्या लगेगी? फाइन या फिर पेनल्टी लगेगी। तो पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिसी में कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फाइन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, और पॉलिसी चेंज की जा सकती है लेकिन रूल नहीं किए जाते जल्दी। जनरली रूल चेंज नहीं होते बेटा। ठीक है, आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल है एग्जाम्पल जरूर पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम।
नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, पूरा डिटेल स्टेटमेंट होती है अबाउट अ प्रोजेक्ट। अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में पता करना है, कंपनी कब बनी, किसने बनाई, क्या बनाई, तो हम क्या ओपन करते हैं, एमओए। उस कंपनी का एमओए खोलो, उसमें सब आ जाएगा। तो अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट का सब कुछ पता करना है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इनका क्या प्रोसीजर है, ये कौन से रूल्स चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं किसमें जाऊंगा, प्रोग्राम में। प्रोग्राम में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक तरह का पूरा कोर्स होगा, ये इंप्लीमेंट करेंगे जब, तो ये पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है जो हमें सारी डिटेल बता रहा है कि कैसे कैसे ये किसी काम को कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग में यही किया जाता है, जो कोडिंग वगैरह होता है प्रोग्रामिंग में, कि कैसे कोई चीज होगी क्या नहीं होगी, उसको कोडिंग करना। तो प्रोग्रामिंग में ये ही होता है, पूरी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। अब लास्ट और सबसे इजी, बजट। सबसे इजी है बजट का पेपर में पहचानना, आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें लिखा होता है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होती है। आप सबने इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ा ही होगा, गवर्नमेंट बजट अच्छे से पढ़ा है। तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो हमें क्या बता रही है, कि हमें एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव को न्यूमेरिकली बता रही है, वो क्या होता है, बजट के अंदर आता है। फ्यूचर के लिए बार ही बता रहा होता है। बजट भी जो बनता है वो फ्यूचर वाले साल के लिए बनता है, नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए बनता है, तो वो होता है बजट। और जो बजट है वो बहुत यूजफुल होता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में। क्योंकि आप प्लान जब कर रहे हो, आपके घर में शादी या प्लानिंग कर रहे हो, शादी में क्या क्या खर्चा करना है, क्या करना है, तो वो बजट में ही तो आएगा। और उसी बजट का यूज करके आप अपने खर्चों को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। आपने बजट बनाया कि भैया मैं जो कपड़े खरीदूंगा वो 50,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो आप कंट्रोल कर रहे हो किसका यूज करके, प्लान का, बजट में। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर ही क्या आ जाता है, बजट आ जाता है। ये हो गए वो हमारे बेटा टाइप्स ऑफ प्लान भी खत्म, सब कुछ चैप्टर फिनिश मेरी बुक के अकॉर्डिंग। अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। अभी केस स्टडी भी रह गई है, वो करते हैं स्टार्ट। पहले एक बार चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लो। अब रिवाइज कहां से करोगे, वीडियो तो पूरा पीछे नहीं जाएगी, आपके पास बुक होगी, उसमें क्विक रिवीजन होगा, उससे एक बार आप रिवाइज कर लो। फिर करते हैं फटाफट केस स्टडी स्टार्ट। तो देखो बेटा, क्वेश्चंस क्या है, हम प्लानिंग का पूरा कर दिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चंस पे इसके। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। थोड़ा जो क्वेश्चन है उसमें लाइंस लगी हुई है, बिकॉज बुक का है। आपके पास स्क्रीन पे फोटो आ गई होगी, रीड करो क्वेश्चन को। याद रखना, बीएसटी के जो भी आपके पास केस स्टडी आती है, ठीक है, उसमें आपने पहले केस स्टडी नहीं पढ़नी होती। फर्स्ट आपने ये पढ़ना होता है, जो स्टेप 1 है वो आपने ये पढ़ना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, आस्क क्या है क्वेश्चन में। क्या वो फीचर्स पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है? क्योंकि जब आपको पहले से पता होगा कि वो क्या पूछ रहा है, तो आपका माइंड भी केस स्टडी पढ़ के उसी आंसर की तरफ जाएगा। तो देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान। ये तो अभी हमने लास्ट में ही किया है। अभी हमने टाइप्स ऑफ प्लान जस्ट अभी करे हैं, दो तरह के थे, सिंगल और स्टैंडिंग। तो इनमें से अब देखते हैं कौन सा है, मतलब हो सकता है इनके अंदर हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, स्ट्रेटेजी हो, पॉलिसी हो, रूल हो, कुछ भी हो सकता है। और सेकंड में लिखा है आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मेंशन इन द अबव। अब पहले पढ़ते हैं केस स्टडी को। क्या बोला, रिसेंटली अ वेल नोन कंपनी हैज लॉन्च्ड ड्रिंक ऑफ 10 डिफरेंट कैटेगरी लाइक लीची, नींबू पानी, जलजीरा, पान, जो भी है, ये उन्होंने 10 ड्रिंक्स निकाली अलग अलग कैटेगरी की। इन ऑर्डर टू बीट इट्स कॉम्पिटिटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जहां वर्ड आ गया है, क्या आ गया है, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए हम क्या यूज करते थे, हम बनाते थे स्ट्रेटजी। तो ये एक इसका आंसर हो सकता है। अभी आगे भी बढ़ने हैं। आफ्टर टेकिंग दिस स्टेप द कंपनी प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली।
मिस्टर मोनू मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सजेस्ट द आइडिया टू लॉन्च अ न्यू ड्रिंक फॉर द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो आंसर क्या हुआ टाइप्स ऑफ प्लान का, मतलब ए का आंसर क्या हुआ स्ट्रेटेजी, बी का, अब बी में इंपोर्टेंस बतानी है, इतनी सारी इंपोर्टेंस थी। तो अब देखो जो मिस्टर मोनू वाली लाइन है उसको आइडिया आ रहा है, आइडिया मतलब वो कुछ इनोवेशन कर रहा है, नई चीज ड्रिंक कर रहा है, तो यहां पे आंसर क्या होगा इनोवेशन वाला पॉइंट, बी का आंसर हो गया प्रमोट इनोवेशन आइडियाज। तो ये आपका हो गया आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में बोर्ड में ये आ रखा है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़ो इसे, क्या है ध्यान से पढ़ो, जितने अच्छे से केस स्टडी पढ़ोगे, जितने अच्छे से आपको वर्ड्स पता होंगे बुक के, उतना आपके लिए केस स्टडी करना हो जाएगा बेटा आसान। देखो क्या लिखा है, पहले तो पढ़ते हैं क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को। अब हमारी पूरी बुक में मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ प्लानिंग ही ऐसी है जिसकी लिमिटेशन है और किसी की नहीं है। एक्सप्लेन तो हम यहाँ कर नहीं रहे, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या लिखा है, संदीप लिमिटेड बिलीव्ड इन द पहराज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, कि अगर आपने प्लान बनाने में फेल कर दिया तो आप की जो प्लानिंग है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही सही नहीं है। देयरफॉर द टॉप मैनेजमेंट always advocated its subordinate to plan for success. The junior managers followed the advice and made monthly, quarterly and yearly plan. ठीक है, आगे everyone in the company was told to follow the detailed plan. After 3 months, it was found that the company had lost several orders. It was found that the client had demanded 30% discount as compared to 10% discount. तो एक तो मुझे यहीं से पता लग गया, ये 13% और 10% वाले से पता लग गया। आप भी देखो, सोचो क्या होगा इसका अगर आपको पता लग रहा है। आगे देखो क्या है, बट द सेल पर्सन रिफ्यूज टू देम, यहां से भी एक पता लग गया। नो न्यू सजेशन केम इन दिस पीरियड फॉर इंप्रूविंग सेल्स ऑफ द कंपनी, द कंपनी डिसाइडेड टू रिले ऑन इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड चैनल ऑफ द सेलिंग, यहां से भी एक पॉइंट पता लग रहा है। हाउएवर सेल्स मैनेजर वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑर्डर्स as other firms are using e-tailing and mem-tailing for the attracting customer। देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से पता लग रहे हैं। एक तो पता लग रहा है रिजिडिटी वाला पॉइंट, क्योंकि आप इसमें चेंज नहीं कर पा रहे, एक बार जो प्लान उन्होंने बना लिया उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नो न्यू चैनल कम टू, कोई नया चैनल भी नहीं वो ला रहे, उसी को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे बन रहा है पॉइंट डायनामिक वाला, जो डायनामिक वाला पॉइंट होता है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट चेंज होता है तो प्लानिंग काम नहीं करती। अब ये कहां से पता लग रहा है चेंज हो रहा है, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो बाकी कंपनी है वो क्या कर रही है, दूसरे ऑर्डर तरीकों से ऑर्डर ला रही है और बार बार चेंज हो रहा है ऑर्डर। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, आंसर है नेक्स्ट का रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिड्यूसिस क्रिएटिविटी। अब रिड्यूस कैसे हो रही है क्रिएटिविटी, क्योंकि और कोई सजेशन वो ला ही नहीं रहे, जो चीज उनको प्लान मिला हुआ है वो उसी को फोकस करी जा रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग कर ही नहीं रहे। नो न्यू सजेशन लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और लास्ट दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट वाला, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जो प्लानिंग है जरूरी नहीं है कि उससे आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, डिटेल्ड प्लान था, सेकंड पॉइंट में लिखा है, लेकिन उसके बाद भी वो फेल हो गए। उन्होंने सोचा था 10% डिस्काउंट देंगे, काम चलेगा, लेकिन कितना चलने लग गया 13, लेकिन तो उनका जो प्लान था वो तो फिर क्या हो गया, फेल हो गया है यहाँ पे। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। और याद रखना बेटा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो स्ट्रेट भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4, और टाइप्स ऑफ प्लान भी कई बार एक्सप्लेन में, डिटेल में, सिंपल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आओ बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू जनरेशन लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। अब गारमेंट्स बना रही है कंपनी, पहले दोबारा पढ़ते हैं, मिस कर दिया हमने कि वो पूछ क्या रहा है। नेम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देखो लिमिटेशन का क्वेश्चन बार बार आता है प्लानिंग से, तो इसको आपने अच्छे से करना है टॉपिक को।
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान भी बताने और लिमिटेशन भी बतानी है। अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन में। न्यू जनरेशन लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, गारमेंट्स बना रहे हैं वो। व्हाइल मेकिंग इट्स प्लान द कंपनी टेक्स इनटू कंसीडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा है प्लान बनाते हुए। इट कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंज इन एनवायरनमेंट बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स प्लान, वो अपने आप को अपने प्लान को बार बार चेंज कर रहे हैं जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। हाउएवर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर ऑफ द कंपनी टू एक्यूरेटली फोर्स इन फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट। अब देखो लिमिटेशन पूछी थी, वर्ड आ गया एनवायरनमेंट, तो आपको ये वर्ड सुनते ही एक लिमिटेशन पता चलनी जानी चाहिए डायनेमिक वाली, कि जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वहां पे प्लानिंग काम नहीं करती। अब देखते हैं कि ये अप्लाई होती है या नहीं होती, आंसर में क्या है। आगे क्या बोला हुआ है, कंपटीशन इन द मार्केट अपसेट्स इट्स फाइनेंशियल प्लान, देन सेल टारगेट्स हैव टू बी रिवाइज्ड एंड अकॉर्डिंगली कैश बजट, एक वर्ड और आया बजट, ये किसमें था हमारे टाइप्स ऑफ प्लान में, तो ये वर्ड्स जैसे ही वर्ड्स आए आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है केस स्टडी में। आल्सो नीड टू मॉडिफाई सिंस दे आर बेस्ड ऑन द सेल्स फिगर, तो आंसर के अकॉर्डिंग डायनेमिक वाला ही पॉइंट आपका है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता रहता है, तो हो सकता है आपकी प्लानिंग फेल यहाँ पे हो जाए। और अब टाइप्स ऑफ प्लान में बजट तो एक तो हमें मिल ही गया कि कैश बजट की बात कर रहा है, दूसरा वो स्ट्रेटेजी बना रहा है। अब स्ट्रेटेजी कैसे पता लगा, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जब वो प्लान बना रहा है, और प्लान हम किस में बनाते हैं, स्ट्रेटेजी में बनाते हैं। तो 2 पॉइंट के इसके मार्क्स हो गए आपके, और मतलब ये हो गया 4 मार्क्स में और ये हो गया 2 मार्क्स में, 6 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आते हैं, देखो अब स्ट्रेट 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड कस्टमर, मिस्टर हर्ष, क्या नाम है, मिस्टर हर्ष, द सीईओ हैज डिसाइडेड टू एडवर्टाइज इन ऑल द लीडिंग न्यूज़पेपर इन एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ। अब वो क्या कर रहा है, एक उसने प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी बनाई है। बार बार का आंसर क्या आ रहा है, जब प्लान की बात हो रही है ज्यादातर स्ट्रेटेजी, कि वो कैसे अपने गोल को अचीव करेगा, कैसे मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, those employees who are eligible for promotion have to appear for the internal written test and an interview। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि कोई लिंक नहीं पता चल रहा है इसमें, लेकिन इसमें बोल दिया रिटर्न इंटरनल रिटर्न टेस्ट होगा, एक तो उनका इंटरव्यू होगा। अब ये क्या पता लग गया, उनको एक डिटेल में दे दी पूरी कि भैया आपका जो सिलेक्शन होगा वो इन 2 तरीकों से होगा, और डिटेल दे दी किसी चीज के बारे में, तो वो किसके अंदर आता था, प्रोसीजर के अंदर, जो पूरी की पूरी डिटेल पता होती थी कि पहला स्टेप आपका ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो अगर आपको डिटेल ही नहीं पता तो कैसे पता चलेगा, तो प्रोसीजर इसका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, द ले मेडिटेरियन होटल हैज डिसाइडेड टू एम्प्लॉय फीमेल स्टाफ फॉर हैंडलिंग किचन अफेयर्स एंड मेल स्टाफ फॉर मार्केटिंग इश्यूज। अब यहां पे वर्ड आ रहा है डिसाइडेड, ये जो वर्ड है ये ज्यादातर डिसाइडेड वाला जो वर्ड है ये आता है आपका पॉलिसी के लिए। उन्होंने एक पॉलिसी बना दी है कि जो भी फीमेल स्टाफ होगा वो किचन अफेयर्स में यूज होगा, और जितने भी मेल स्टाफ है वो मार्केटिंग इशू में यूज होंगे। तो एक पॉलिसी बना रखी है उन्होंने कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अब ये फिर से आपका लिमिटेशन का क्वेश्चन है। पीटर लिमिटेड इंपोर्ट इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम इराक, इराक से वो क्या कर रहा है, अपना मंगा रहा है सामान बेटा, फ्रॉम द लास्ट 5 years, बट नाउ देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट एंड द न्यू गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन ऑन द इम्पोर्ट फ्रॉम इराक। गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया, इराक से सामान नहीं मंगाना। ऑल प्लान ऑफ पीयर लिमिटेड रिगार्डिंग इम्पोर्ट फ्रॉम इराक एंड फेल, उनका वो फेल हो गया सारा का सारा, जो भी उन्होंने प्लान बनाया था। द कंपनी लुक फॉर अनदर सोर्स टू ऑब्टेन। अब यहाँ 2 गलती करते हैं बच्चे, इसमें आंसर ये भी लग रहा है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक वाला। एक तो आंसर आपका ये वाला लग रहा है, दूसरा लग रहा है डज नॉट
गारंटी सक्सेस वाला। तो बेटा इसमें आंसर आपका ये वाला नहीं है। क्यों? यहाँ पे कोई ये नहीं बोला कि उन्होंने एक प्लान बनाया था और उस प्लान को, मतलब उस प्लान बनाने के बाद भी उनका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे बात कर रहा है कि एनवायरमेंट चेंज हो। अपने बिजनेस एनवायरमेंट में पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट सब पढ़े थे, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरमेंट की वजह से उनकी प्लानिंग फेल हुई है। तो आंसर होगा डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। ठीक है बेटा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ सिद्धार्थ अ सुपरवाइजर in a factory is given a predetermined production scheme, schedule, and the method to be followed. Siddharth knows that is one more worker if employed in the productive will improve, but he does not act upon as the production manager has told. ये लाइन इंपॉर्टेंट आ गई। उसको पता लग गया बंदे को, जो सुपरवाइजर है, कि प्रोडक्शन संभालना है मुझे। अगर मैं एक से ज्यादा एम्प्लॉय को लगा दूंगा, वर्कर को लगा दूंगा, तो प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मैनेजर ने जो बोला हुआ था वो उसी को फॉलो करी जा रहा है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ने नहीं दे रहा आगे। उसके माइंड में एक आइडिया है, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, मेरे को अपने हिसाब से करना है। तो क्रिएटिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और यही आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। और आते हैं, कोई और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, अब देखो एक और, थोड़ा सा पेन चला हुआ है, पर वो जो पेन चला हुआ है वो मेन लाइन है, उसी पे पेन चला हुआ है, ध्यान से पढ़ो। अ रिप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन एनसीआर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन इन इट्स मार्केट शेयर ड्यू टू द इट्स इंटरनल मिसमैनेजमेंट की वजह से इंटरनली तो उनका कार का जो सेल्स है, वो मार्केट शेयर है, वो कम हो रहा है। देयरफॉर इट हैज प्लान्ड, वर्ड क्या है, प्लान्ड, to increase its production capacity at its Gurgaon plant by manufacturing low-price, eco-friendly cars for price-sensitive consumer and introducing a new model and adding a feature of quality conscious consumer। तो उन्होंने क्या किया, पूछा क्या टाइप ऑफ प्लान बनाना है, क्या बताना है, टाइप्स ऑफ प्लान। उसने क्या किया है, कोई पॉलिसी थोड़ा ना लगाई है, कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई प्लान बनाया होगा, कोई रूल भी नहीं लगाया। तो आंसर सिंपल सा क्या बन रहा है, स्ट्रैटेजी। यहाँ पे तो आपने वर्ड्स देखने हैं कि वो कर क्या रहा है, उसको देखना है, फिर सोचना है कि क्या ये पॉलिसी से रिलेटेड है, क्या कोई मेथड लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा, तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं। इन अ विजिट टू अ रेस्टोरेंट सम यंगस्टर वर फाउंड स्मोकिंग इन स्पिट ऑफ साइन बोर्ड। स्मोकिंग करना, स्पिटिंग करना यहाँ पे लिखा हुआ है, मना है, नो स्मोकिंग जोन है। तो ये क्या है, जब भी वर्ड दिख जाए कि कोई साइन बना हुआ है, साइन बना होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, पॉलिसी के लिए कोई साइन नहीं बना होता। तो ये रूल है, क्योंकि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल टू ऑल होता है, सबके लिए सेम होता है। तो आप पे आंसर आपका क्या होगा बेटा, रूल। टाइप्स ऑफ लाइनिंग यहाँ पे पूछा था, वैल्यूज भी पूछते हैं, लेकिन वैल्यूज आपके पेपर में अब नहीं आते। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो कभी ना कभी पेपर में आ रखे हैं। आप और प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा केस स्टडीज हो सके करो, सैंपल पेपर्स करो। एमसीक्यू बहुत ट्रिकी आने वाले हैं, आते हैं, मतलब हमारे जो केस स्टडीज है, मतलब बीएसटी की है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे फिर भी अगर आपको वर्ड पता है कि कौन सा वर्ड है जिससे मेरे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाएगी, तो आप इजीली कर लोगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।